मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। इतना जहर बढ़ गया है हमारे शरीर में कि दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने कुछ माताओं के दूध का परीक्षण किया तो माताओं के दूध में डीडीटी निकला। इतना जहर बढ़ गया। ये जहर की दो कहानियां मैं जरूर सुनाना चाहूंगा, अंदाजा लगे आपको। भारत देश में ये पंजाब हमारे बिल्कुल पड़ोस में है। वहां का एक छोटा सा गांव है, मैं वहां गया हूं। उस गांव का नाम है हरि किशनपुरा। छोटा सा गांव है पंजाब का, बठिंडा के नजदीक का हरि किशनपुरा गांव में मैं गया तो आपको हैरानी होगी, मुझे बहुत हैरानी हुई। गांव के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था बहुत बड़ा, उस पर गुरुमुखी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। मैंने एक पंजाबी गुरुमुखी जानने वाले मेरे सहयोगी को पूछा, मैं पूछा ये क्या लिखा है, गांव के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा है। तो उसने बड़ी गंभीरता से कहा कि राजीव भाई इस पर लिखा हुआ है ये हरि किशनपुरा पूरा का पूरा गांव बिकने के लिए तैयार है, कोई खरीदार हो तो संपर्क करे। आपको तो इस पे हंसी आएगी, लेकिन मुझे तो रोना आ गया। मैंने कहा ये क्या लिखा? उसने कहा यही लिखा है। मैंने कहा सच? कि उसने कहा बिल्कुल सच, ये गांव बिकने को तैयार है। तो क्यों? तो उन्होंने कहा ये तो नहीं मालूम, गांव में चलो तो पूछते। तो हम गांव में गए, एक सरदार जी से सबसे पहले मुलाकात हुई। हमने उनको पूछा कि आपके गांव के बाहर बोर्ड लगा है कि गांव बिकाऊ है, बिकने को तैयार है। उसने कहा कि इस गांव का हर किसान परिवार 6 लाख रुपए का कर्जदार है। हम में से किसी में इतनी हैसियत नहीं है कि हम हमारा कर्ज वापस कर सकें, इसलिए हमने ये बोर्ड लगा दिया है कि कोई आए और हमारे गांव को खरीद ले, हर परिवार को 6 लाख रुपए दे दे। हम ये कर्ज हमारा चुकाना चाहते हैं और जिंदगी भर के लिए जो हमारा गांव खरीदेगा उसकी गुलामी करने को हम तैयार हैं। हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं, हर परिवार पर 6 लाख रुपए का कर्ज है। वो भाई को हमने पूछा ये कर्ज कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा इस गांव की मुख्य फसल है वो कपास है, और कपास की फसल पर 35 बार हमको स्प्रे करना पड़ता है जहरीली दवाओं का। 35 बार कपास की फसल पर 35 बार स्प्रे करना पड़ता है। क्यों? तो उन्होंने कहा इतने कीड़े आते हैं, इतने जंतु आते हैं कि हमारी फसल पूरी खराब हो जाती है, इसलिए 35 बार स्प्रे करते हैं। और स्प्रे करने के लिए दवाएं खरीदते हैं, 15-15 हजार रुपए लीटर की दवाएं खरीदते हैं, उसका स्प्रे करते हैं। कई बार वो स्प्रे भी फेल हो जाता है, फसल भी चौपट हो जाती है, साहूकार से कर्ज लेकर अगली फसल लगानी पड़ती है। इस चक्कर में हमारा कर्ज हर परिवार पर 6 लाख रुपए हो गया। फिर वो सरदार जी को मैंने पूछा कि आज से 40 साल पहले आपके यहाँ खेती करते थे तो भी ऐसे ही स्प्रे करते थे? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं करते थे, 40 साल पहले तो कोई स्प्रे नहीं करता था। क्यों? क्योंकि फसल पे कीड़ा लगता ही नहीं था। तो मैंने वो सरदार जी से ही पूछा कि आप याद करके बताओ, 40 साल पहले फसल पे कीड़ा नहीं लगता था, क्या करते थे आप ऐसा, और अब इतना कीड़ा लगता है, क्या करते हो ऐसा? तो सरदार जी ने बहुत सोचकर बताया, तो कहा कि 40 साल पहले हम गाय बैल भैंस का गोबर और उसका मूत्र खेत में डालते थे तो हमारे फसल पर कीड़ा नहीं लगता था। अब हमने यूरिया डीएपी डालना शुरू किया तो इतना कीड़ा लगता है कि हम कीड़े को मारने की दवा खरीद खरीद के कर्जदार हो चुके हैं। ये हरि किशनपुरा गांव की कहानी है। और आपको ये सुनकर और दुख होगा कि ये हरि किशनपुरा जैसा भारत में कोई एक गांव नहीं है, ऐसे भारत में हजारों गांव हैं जो इतने कर्जे में डूबे हुए हैं, बिकने को तैयार हैं। मैं विदर्भ में 10 साल रहा हूं। 10 साल में विदर्भ में मैंने 100 से ज्यादा गांव देखे हैं जहां इसी तरह के बोर्ड लगे हुए हैं, ये गांव बिकाऊ है, ये गांव बिकाऊ है, क्योंकि गांव के किसानों पर कर्ज बहुत हो गया। आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर ये सारा का सारा यूरिया डीएपी या जहरीला कीटनाशक बनाना किसने शुरू किया सबसे पहले दुनिया में? कहां से ये आया, किसने बनाया, किसने इस पर खोज की, किसने इस पर शोध किया? ये अगर आपके मन में सवाल आए तो इसका उत्तर मैं देना चाहता हूं वो ये कि दुनिया में सन 1939 से 1945 के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसको हम सब कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। इस दूसरे विश्व युद्ध में एक तरफ जर्मनी नाम का देश था, एक तरफ ब्रिटेन नाम का देश था। ब्रिटेन एक तरफ और ब्रिटेन के सहयोगी देश एक तरफ, जर्मनी एक तरफ और जर्मनी के सहयोगी देश एक तरफ। जर्मनी के साथ जापान था, ब्रिटेन के साथ और दूसरे देश थे। ये दो देशों के समूह बन गए थे और इनमें भयंकर लड़ाई हुई थी और इस युद्ध में लाखों करोड़ों अरबों रुपए के हथियार बेचे गए थे। इन हथियारों को बनाने के लिए रासायनिक
चीजों की जरूरत थी, केमिकल्स की जरूरत थी। आप जानते हैं कि रासायनिक हथियार बनाने के लिए केमिकल्स चाहिए, रसायन चाहिए। तो वो रसायन बनाने के लिए बहुत सारी कंपनियां यूरोप में स्थापित हुई थी। उन कंपनियों में तरह तरह के जहरीले रसायन बनाए जा रहे थे दूसरे विश्व युद्ध को लड़ने के लिए हथियार के रूप में। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया 1945 में, तो उन कंपनियों को भी खत्म हो जाना चाहिए था जो रसायन बनाने वाली कंपनियां थी। लेकिन युद्ध तो खत्म हो गया, रसायन बनाने वाली कंपनियां जिंदा रहीं, उनका उत्पादन बंद नहीं हुआ, क्योंकि यूरोप के देशों का यह कहना था कि अगर इन कंपनियों को हमने बंद करा दिया और इसमें उत्पादन बंद हो गया तो उनके लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो बेरोजगारी नहीं बढ़ानी है, इसलिए रसायनों का उत्पादन चालू रहा, लेकिन युद्ध बंद हो गया। तो युद्ध बंद होने के बाद उन रसायनों का कहां इस्तेमाल हो सकता है, इस पर यूरोप के देशों ने और विशेषकर ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने बहुत शोध किया, रिसर्च किया। रिसर्च करके, शोध करके उनको पता चला कि जिन जहरीले रसायनों का इस्तेमाल करके बम बनाए जा सकते हैं, उन्हीं जहरीले रसायनों का इस्तेमाल करके खाद भी बनाया जा सकता है, यूरिया बनाया जा सकता है, डीएपी बनाया जा सकता है। जिन जहरीले रसायनों का इस्तेमाल करके केमिकल वेपन्स बनाए जा सकते हैं, उन्हीं जहरीले रसायनों का इस्तेमाल करके पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड बनाया जा सकता है। तो वहां से ये उत्पादन दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। पहले जो उत्पादन लग रहा था बम बनाने में, जहरीले रासायनिक हथियार बनाने में, वो सारा उत्पादन लग गया फिर जहरीली रासायनिक खाद बनाने में, कीटनाशक और जंतुनाशक बनाने में। और आपको एक मजेदार बात मैं ये बताना चाहता हूं कि रासायनिक बम बनाने के लिए जो केमिकल लगते हैं, वही केमिकल यूरिया बनाने के लिए लगते हैं। रासायनिक बम बनाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं, वही केमिकल पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। केमिकल सेम है, एक ही जैसे हैं, बस उनकी मात्रा में कमी ज्यादा की जाती है। बम बनाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में और बहुत कंसंट्रेटेड रूप में इस्तेमाल होते हैं, और रासायनिक खाद बनाने के लिए कम मात्रा में और डाइल्यूटेड फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। बस अंतर इतना ही है, लेकिन इस्तेमाल दोनों जगह एक ही है। तो पूरी की पूरी रासायनिक उद्योग जो यूरोप और अमेरिका के थे, वो यूरिया, डीएपी और कीटनाशक बनाने में लग गए और उन्होंने अंधाधुंध उत्पादन किया। फिर उनके सामने समस्या ये आई कि इस उत्पादन को बेचा कहां जाए, तो उस उत्पादन को लेके वो भारत में आ गए। और भारत के नेताओं से ज्यादा हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनको फुसलाना आसान हो। सबसे आसानी से फुसलाया जा सकता है या भ्रमित किया जा सकता है तो इस देश के नेता और मंत्रियों को किया जा सकता है, या खरीदा जा सकता है पैसे से तो नेताओं को खरीदा जा सकता है। तो यूरोप के देशों की टीम आने लगी 1950 और 60 के दशक में, और भारत के नेताओं को यह समझाना उन्होंने शुरू किया कि आप केमिकल फर्टिलाइजर खरीदो हमसे, पेस्टिसाइड खरीदो, इंसेक्टिसाइड खरीदो, खेतों में डलवाओ, इतना फायदा, इतना फायदा, इतना फायदा। और भारत के नेता फंस गए इस दुष्चक्र में। थोड़ा बहुत उनके रिश्वत के लालच में उन्होंने तुरंत हरी झंडी दिखा दी और यूरोप से ये सारा कचरा, रसायन भारत में आना शुरू हो गया। अब भारत के किसानों ने इसका इस्तेमाल किया नहीं, तो सरकार ने एक योजना बनाई और उस योजना के लिए इस देश में एक विभाग खड़ा किया गया जिसका नाम है खंड विकास विभाग, ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। उसमें एक अधिकारी नियुक्त किया गया जिसको आजकल कहते हैं बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इस अधिकारी का एक ही काम होता था, गांव-गांव जाना, किसानों को फुसलाना और उनके खेत में यूरिया डलवाना। किसान डालते नहीं थे यूरिया, तो ये जो बीडीओ स्तर के अधिकारी होते थे, ये किसानों को कहते थे मुफ्त में ले लो, मुफ्त में डालो, तो भी किसान तैयार नहीं होते थे, तो जबरदस्ती उनके खेतों में डलवाते थे। और यूरिया एक ऐसा जहर है जैसे शराब होती है ना, किसी आदमी को जिसने जिंदगी में कभी शराब ना पी हो, जबरदस्ती एक दो बार आप पिला दो, फिर ऐसा चस्का लगता है कि वो खरीद के पीने लगता है। वैसे ही हमारी मिट्टी के साथ हुआ। हमारी मिट्टी ने हजारों साल से कभी ये रसायन को चखा नहीं था, इसका स्वाद नहीं मालूम था। मिट्टी में जबरदस्ती ये डाला गया रासायनिक खाद और कीटनाशक, मिट्टी को उसका स्वाद लग गया और मिट्टी फिर व्यसनी हो गई और वो जहरीली होती चली गई। फिर किसानों ने खरीद खरीद के डालना शुरू किया। पहले किसान एक पैकेट डालता था 50 किलो का, फिर 1 एकड़ में 2 पैकेट, फिर 3 पैकेट, अभी तो 10-10, 12-12 पैकेट 1-1 एकड़ में डाल देते हैं यूरिया, डीएपी का। ये कहानी शुरू हुई यूरोप की कंपनियों को मुनाफा दिलाने के लिए। दूसरे विश्व युद्ध में जो रसायन बनाए थे उनका क्या इस्तेमाल किया जाए युद्ध खत्म होने के बाद, उसका
दिमाग लगाकर उन्होंने जो रास्ता निकाला वो अंत में जाकर खत्म हुआ भारत के खेतों पर, और उसने बर्बाद कर दिया हमारी करोड़ों हेक्टेयर जमीन को और लाखों करोड़ों किसान को। ये कहानी वहां से शुरू होकर यहां तक आई, और अब इस कहानी में पूरे देश के किसान फंस गए हैं, सरकारी विभाग और तंत्र फंस गए हैं। तब अब समस्या के समाधान के रूप में हमारे सामने प्रश्न है कि हम क्या करें। एक रास्ता तो ये है कि ये जो जहरीली खेती चल रही है पूरे भारत देश में, इसको चलने दिया जाए। ये जो जहरीली खेती पूरे देश में निकल पड़ी है किसानों के खेत से, इसको आगे बढ़ाया जाए। एक तो ये है, हम सब खामोश बैठे रहें, चुपचाप बैठे रहें, जो चल रहा है उसको चलने दिया जाए। एक दूसरा विकल्प ये है कि ये जो जहरीली खेती हो रही है पूरे देश में, खराब हो रही है हमारी जमीन, खराब हो रही है हमारी हवा, खराब हो रहा है हमारा पानी, बढ़ रहा है हमारा प्रदूषण, बढ़ रहा है जहर हमारे शरीर में। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।